साल 2018। मैं और मेरा छोटा भाई सचिन, हम दोनों काम से कहीं बाहर गए थे और बाइक से रात के करीब 10:30 बजे घर लौट रहे थे। घर थोड़ा दूर था और बाइक में भी पेट्रोल काफ़ी कम हो चुका था, जिसके चलते मुझे बाइक में पेट्रोल डलवाना था और थोड़ी ही दूर पर एक पेट्रोल पंप आने वाला था। थोड़े समय बाद हम दोनों पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। मैंने अपनी बाइक वहां रोक दी और सचिन उतर के टॉयलेट की तरफ चला गया। मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लिया और मैं अपनी बाइक आगे की तरफ लेकर खड़ा हो गया कि अभी सचिन आ जाएगा और बैठ के हम दोनों निकल पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद सचिन आ गया और वो पीछे बाइक पर बैठ गया और मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरा फ़ोन पे किसी का फ़ोन आने लगा। मेरा फ़ोन उस समय वाइब्रेशन पे था। मुझे पता चल रहा था कि किसी की कॉल आ रही है, लेकिन मैं फ़ोन जानकर नहीं उठा रहा था। मैंने कहा यार, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक के बाद फिर दूसरी कॉल आई और दूसरी के बाद तीसरी। मैं सचिन से बोल रहा था, बैठे बैठे मैं उससे पीछे बातें भी कर रहा था कि आखिरकार ये है यार, किसका कॉल आ रहा है। अच्छी खासी मैं बाइक चला रहा हूँ, बेकार में बार बार मुझे कौन पता नहीं फ़ोन किया जा रहा है। मैंने अपने साइड में बाइक रोकी। मैंने अपना फ़ोन अपनी जीन से बाहर निकाला तो जैसे ही मैंने फ़ोन पर देखा तो उस पे सचिन का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब मेरे पास सचिन की कॉल आ रही थी। मैं पीछे मुड़ा सचिन से ये कहने के लिए कि सचिन तू मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है यार। लेकिन जैसे ही मैं बाइक पे पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए तो दोस्तों, मेरी बाइक के पीछे कोई नहीं था। यकीन करें, जब मैं पेट्रोल पंप से वहां से चला था तो मेरे सामने आकर सचिन मेरे पीछे बाइक पर बैठा था। हम दोनों जब वहां से चले तो सचिन और मैं बात भी कर रहे थे और अब मेरी बाइक पे पीछे कोई नहीं था। ये कैसे मुमकिन था? मेरे को बहुत अजीब और थोड़ा डर भी लगा। लेकिन उसके बाद भी मैंने वो फ़ोन उठाया और जैसे ही मैंने वो फ़ोन उठाया तो सचिन का कहना ये था कि भैया आप मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए। मैंने उससे कुछ नहीं बोला और मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैंने अपनी बाइक वापस मोड़ी और पेट्रोल पंप की तरफ गया और देखा तो वहाँ सचिन खड़ा हुआ था। सचिन ने मुझसे बोला कि भैया आप कहाँ चले गए थे और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मैंने कहा कि कुछ नहीं, तू बैठ। सचिन को मैंने बैठाया और मैं वापस से वहाँ से तेज़ रफ्तार से बाइक घर की तरफ लेके जाने लगा। सचिन मुझसे बार बार पूछने लगा कि भैया आप गए कहाँ थे, बताओ तो कुछ। मैंने सचिन को बोला कि यार पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे तू बाइक पे पीछे आकर बैठा और ये मेरा कोई वहम नहीं, बल्कि मैं जब रास्ते भर आगे जा रहा था तो मैं उससे बात भी कर रहा था और तू तो जवाब भी दे रहा था। तो फिर मेरे बाइक पे पीछे बैठा कौन? और जब मैंने देखा तो पीछे कोई नहीं था और तू तो पेट्रोल पंप पर ही था। तो फिर ये सब मेरे साथ हुआ क्या? सचिन कहने लगा, भैया आप क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि छोड़ यार, घर चलते हैं हम लोग। थोड़ी देर बाद हम दोनों अपने घर पहुंच गए। लेकिन इस वाक्य ने मुझे काफी सोच में डाल दिया कि आखिरकार वो चीज थी क्या यार। वो धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं किसी इंसान से पीछे बैठे बातें कर रहा हूं तो यकीनन कोई ना कोई तो आकर बैठा था। दोस्तों, करीब इसके कुछ दिनों तक तो कोई भी वाकया और मेरे साथ नहीं घटा। लेकिन उसके थोड़े समय बाद एक और बहुत ही अजीब वाकया मेरे घर में मेरे साथ घटा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिल्कुल मीठा खाना पसंद नहीं करता। मुझे मीठा खाना बिल्कुल बचपन से ही पसंद नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई मिठाई भी मुझे पूरी मिल जाए तो मैं वो पूरी नहीं खाता। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल बचपन से ही पसंद नहीं थी। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी एक घटना मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ घटी। दरअसल दोस्तों, उस शाम पापा काम से जब घर लौटे तो कुछ मिठाई लेकर अपने साथ लौटे और वो मिठाई का डब्बा हमारे घर में जहाँ एक मंदिर बना हुआ है उस कमरे में रखा हुआ था। दोस्तों, मेरे को इतना तो पता था कि मैं घर में आया हूँ और मैं मम्मी के सामने बैठा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद की घटना जो भी मेरे साथ घटी और मैंने जो जो किया वो मुझे बाद में मेरे परिवार वालों ने बताया। उनके मुताबिक मैं मम्मी के सामने बैठा हुआ था और मम्मी वो मिठाई मेरे सामने खा रही थी। लेकिन अचानक से मैंने मम्मी से मिठाई मांगी और वो भी बहुत ही बदतमीजी तू तड़ाक वाले तरीके से। मैंने उनसे बोला कि जो तू खा रही है वो मुझे भी खाना है। मम्मी ये चीज़ सुनकर तो समझ ही नहीं पाई कि मैं किस तरीके से उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उनसे इस तरीके से बात नहीं करता था। लेकिन उस दिन ये बात सुनकर मम्मी ने मुझसे बोला कि तू कैसे बात कर रहा है। लेकिन मैंने पलटकर उनको फिर से बोला कि जो तू चीज़ खा रही है वो मुझे चाहिए और अभी ला कर दे। ये चीज़ सुनने के बाद मम्मी को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि कमरे में रखिए, जाकर उठा के खुद खा। लेकिन मैंने उनसे फिर बदतमीजी वाले लहजे में बोला कि तू ला कर दे, कि मैं नहीं जाऊँगा। मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आया कि मैं आखिरकार उनसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ। वो गुस्से में उठकर गए और वो मिठाई का डब्बा लाकर उन्होंने मुझे दिया और बोला कि तू ये जिस तरीके से बात कर रहा है ना,
तो बहुत गलत कर रहा है और तुझे मिठाई खाने का शौक कब से हो गया। उन्होंने बस इतना भर ही मुझे बोला था कि अचानक से मैंने अपनी हाथ की कोनी से मम्मी को इतनी तेज मारा कि वो नीचे जाकर गिर गई, और जैसे ही वो गिरी तो पापा भी भाग कर आ गए कि आखिरकार ये हुआ क्या। और जब पापा ने मुझे देखा तो मैं वो 1 किलो का मिठाई का डब्बा बैठे वहां पे खा रहा था। इतनी सारी चौंकाने वाली चीजें एक साथ हुई। पहली कि मैंने वो बदतमीजी से बात करी, दूसरी मैंने माँ को धक्का दे के नीचे गिर दी, और तीसरी कि मैं वो मिठाई खा रहा था। पापा ने मुझसे वहां पर बात करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने भी उसके बाद मुझसे कुछ बोला नहीं, ना कोई जबरदस्ती करी। उसके बाद उन लोगों के आंखों के सामने मैं 1 किलो का मिठाई का डब्बा पूरा खा गया। यकीन करे दोस्तों, ये नामुमकिन था। और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरे परिवार वालों में से किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। अगली सुबह उठकर जब मैं अपने होश में बाहर आया तो सारे परिवार वाले मेरा मुंह देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, लेकिन जब उन्होंने मुझे सुबह ही ये सारी चीजें बताई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मैंने किया। मैंने माँ से सबसे पहले तो माफी मांगी कि माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। मम्मी ने भी बोला कि बेटा मुझे यकीन है, लेकिन पता नहीं तुझे रात क्या हो गया था, तूने ऐसी हरकतें क्यों करी। मेरी आंख से आंसू निकल गए कि मैंने ये सारी हरकतें करी। मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं और यहीं जाकर नहीं रुकी, और उसके कुछ दिनों बाद एक और ऐसी घटना घटी जिसको देख पूरे परिवार वालों के होश उड़ गए। वो बहुत ज्यादा डर गए और सहम गए। दरअसल दोस्तों, मैं उस दिन बताऊं, जब तक मुझे होश था तो मुझे याद था कि मम्मी शाम के समय पकोड़े बना रही थी। वो पकोड़े बनाने की तैयारी रसोई में कर रही थी। मैंने देखा था और मैं बाहर वाले कमरे में बैठे अपने भाई के साथ टीवी देख रहा था। लेकिन अचानक उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं, और उसके बाद की घटना मुझे मेरे परिवार वालों ने ये बताई कि मैं बार बार रसोई में आके माँ से ये बोल रहा था कि मुझे पकोड़े चाहिए, मुझे पकोड़े जल्दी दो। लेकिन मम्मी कह रही थी बनने तो दे, अभी मैं बना लूंगी, फिर मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन मैं बार बार रसोई में आकर ये देखता कि वो आखिरकार कर क्या रही। और थोड़े समय बाद जब मम्मी ने पकोड़े बना लिए और कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने को, और वो लगभग खौल चुका था, तो मम्मी के मुताबिक मैं वहां बगल में उनके खड़ा हुआ था और मम्मी ने वो पकोड़े एक एक करके कढ़ाई में गर्म तेल में डाल दी। और दोस्तों, उसके बाद जो मैंने हरकतें करी ना, वो सच में नामुमकिन थी, और मैं कोई होश में रहकर तो ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता था। दरअसल मम्मी के मुताबिक जब मम्मी ने पकोड़े वो कढ़ाई में डाल दिए तो उसके बाद मैंने अपना हाथ उस खौलते हुए तेल से भरी कढ़ाई में डाला और वो पकोड़े वहां से निकालने लगा। लेकिन वो तो गनीमत थी कि मेरी माँ वहां पर बगल में मौजूद थी। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ वहां से निकालकर बगल में रखे एक ठंडे पानी के जग में मेरा हाथ तुरंत डाल दिया। नुकसान ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी चारों उंगलियों की स्किन पूरी जल चुकी थी, क्योंकि वो तेल बहुत ज्यादा गर्म था। घर वाले डर गए, माँ चिल्लाने लगी, पापा तुरंत भाग कर आए, देखा कि क्या है, तो मुझे उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर गए। और दोस्तों, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब मुझे होश आया। जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया और जब तक मैं घर में था, यकीन करें दोस्तों, मेरा हाथ जल चुका था, लेकिन मेरे मुंह पर, मेरे आंख में ना कोई आंसू, ना कोई दर्द, ना कोई परेशानी मुझे दिख रही थी। घर वाले हैरान थे कि आखिरकार इसे हो क्या गया। किसी की उंगली क्या, अगर कोई त्वचा का जरा सा हिस्सा भी जल जाए तो इंसान पागल हो जाता उस जलन में, लेकिन मेरे मुंह पर कोई दर्द देखा ही नहीं जा रहा था, ऐसी हालत थी। लेकिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मुझे होश आया और जब मुझे जलन महसूस हुई अपनी उंगली पर, तब मेरे आंख से आंसू भी निकल गए और मैं चिल्लाने लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने वहां पे मेरा इलाज किया, मेरे हाथ पे पट्टी बांधी, लेकिन वो दर्द मेरे काफी दिनों तक रहा। मेरी उंगलियां ज्यादा तो नहीं जली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जलन मुझे खाई जा रही थी। बाद में जब घर वालों ने मुझे बताया कि मैंने ये हरकत करी तो मैं परेशान हो गया। मैं कहने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने पापा से बोला कि पापा, ये सब मैं जानकर नहीं करता, मैं पागल नहीं हूं कि खौलते हुए तेल में अपना हाथ दे दूंगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन पापा कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो परेशानी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि आमतौर पर मैं ऐसी हरकतें करता ही नहीं। तो उसके कुछ दिनों बाद जब शनिवार पड़ा तो पापा ने मुझे बोला कि आज सुबह हम दोनों बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पापा जो हैं वो बालाजी के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, और मैं पापा के साथ बैठकर अक्सर कई बार हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। लेकिन बीच में वो आदत मेरी छूट गई थी, तो पापा ने इस बार मुझसे फिर बोला कि हम दोनों सुबह सुबह बैठेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। शनिवार की सुबह पापा और मैं बैठ गए। दोनों ने एक एक लोटा जल भर के अपने बगल में रख लिया और हम दोनों ने वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी।
लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी और थोड़ा ही कुछ आगे निकला था, तो मुझे किसी इंसान की एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बहुत तड़प रहा हो, बड़ी दिक्कत में हो, लेकिन कौन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी आवाज़ मुझे बहुत साफ सुनाई दे रही थी और उसकी आवाज़ सुनने के बाद मैं अचानक से रुक गई। लेकिन मेरे पापा ने मुझसे बोला कि रुकना नहीं है, जब तक मैं ना बोलूँ तो रुकेगा नहीं और तू लगातार पढ़ता रहे। मैंने पापा की बात सुनकर वो दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता जा रहा था, वो दर्द भरी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मैंने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, उसके बाद मैंने दूसरी बार शुरू करी। दूसरी बार के बाद जब तीसरी बार मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, तो दोस्तों मेरे बगल में मैंने एक इंसान को बैठा देखा। जब मेरी नज़र मेरे बगल में पड़ी तो मैंने देखा कि एक इंसान बैठा हुआ है, इसकी शक्ल ऐसे बनी हुई है जैसे वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, और वो दर्द भरी आवाज़ इसी इंसान के मुंह से आ रही थी। मैं उसे देख थोड़ा सहम गया और वो मुझे देखकर ये कहने लगा कि तू चुप हो जा, ये मत पढ़, मैं तेरे को छोड़कर चला जाऊंगा, बस तू चुप हो जा। वो बार बार ये चीज़ बोले जा रहा था, लेकिन मेरे पापा मुझे इशारे से कह रहे थे कि रुकना नहीं है, पढ़ता रह, तू पढ़ता रह बस। उस आदमी को देख के मैं भी थोड़ा सहम गया और मैंने हनुमान चालीसा जोर से पढ़नी शुरू कर दी। मेरी आवाज़ तेज हो गई थी और मैं हनुमान चालीसा लगातार पढ़े जा रहा था। और दोस्तों, यकीनन थोड़ी देर बाद वो बगल में बैठा इंसान एकदम से गायब हो गया। वो कहाँ चला गया, वो कौन था, मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो वहां से जा चुका था। उसके बावजूद भी हमने हनुमान चालीसा पढ़नी रोकी नहीं जब तक हमने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लिया। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पापा और मैं उसी वक्त पास के ही मंदिर में गए और हम दोनों ने वहां पर जाकर बालाजी को प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम दोनों घर आए। और दोस्तों, उस दिन के बाद से कभी मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो मैंने वो इंसान देखा था उसके बारे में मैंने घर वालों को बताया, तो मेरे पापा का कहना ये था कि हो सकता है कि वो किसी मृत इंसान की आत्मा, क्योंकि जो हरकतें तू कर रहा था वो तू नहीं कर सकता, और ये हरकतें तभी होती हैं जब कोई और किसी और से करवाता है, यानी कि वो आत्मा तेरे शरीर में आकर तुझसे वो हरकतें करवा रही थी। पापा की बात सुन के मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मुझे समझ में भी आया क्योंकि मैं अपने होश में नहीं रहता था। और ये सारी चीजें जुड़ी थी उस पेट्रोल पंप वाले हादसे से। तभी से वो जो भी आत्मा थी, वो जो भी लड़के की आत्मा थी, वो मेरे साथ जुड़ी और तभी से लेकर उसने ये सारी चीजें मेरे साथ करी। लेकिन समय के साथ वो चीजें चली गई और अब बिल्कुल मैं ठीक हूं। लेकिन वो सारी चीजें जो हुई वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कभी ऐसे वाक्य हो सकते हैं, लेकिन जब हुए तो समझ में आया कि ये वाक्य सच में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। दोस्तों, ये थी नितेश की कहानी मेरी जुबानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो अपना एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर देके जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ और लेके आऊँगा। मिलूंगा एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।